हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग सीधे सेशन में बात करना शुरू करते हैं। आज हम लोग लेक्चर फोर्थ यानी चौथा लेक्चर कर रहे हैं। 3 हमारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। इसके पहले के अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप पहले फिनिश कर लीजिएगा। साथियों, हम लोग वैदिक पीरियड की आज बात करने वाले थे। वैदिक पीरियड और महाकाव्य काल की हम लोग आज बात करेंगे विशेष तौर पर। जिसमें वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष विवरण नहीं है, किंतु कुछ उत्तर वैदिक संहिताओं में और कुछ ग्रंथों में, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, इनमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है। अगर हम बात करें विशेष तौर पर कौशितकी उपनिषद की, तो इसमें विंध्य पर्वत का एक उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिलता है। इससे हम यह स्पष्ट करते हैं कि कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत या मध्य प्रदेश का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण और वैदिकोत्तर साहित्यों की अगर हम बात करें तो एक रेवोत्तम नाम का उल्लेख हमें मिला। रेवोत्तम नाम का जो संदर्भ है वो कई विद्वानों ने अलग अलग रूप में किया, बट जो वेबर थे इन्होंने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नदी मां नर्मदा के रूप में यानी रेवा नदी के रूप में रेवोत्तम को इन्होंने निरूपित किया है। साथियों, महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में एक यदुवंशी कबीला मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है और अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस जाता है, और तभी से इस क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आर्यों का आगमन माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में जब हमारे यदुवंशी आ चुके थे, इसके बाद उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य आते हैं। विशेषकर इस अनार्य को हम निषाद जाति के रूप में वर्णन करते हैं या उसके रूप में हम व्यक्त करते हैं। ये लोग यानी कि निषाद जाति के लोग आए, इसकी जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ये अलग अलग क्षेत्रों में रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश जंगल का क्षेत्र रहा है, फॉरेस्ट वाला एरिया रहा है। यहाँ पर विशेष तौर पर जो जंगली क्षेत्र थे या वन क्षेत्र थे, वहां पर इन लोगों के जो आवास थे या निवास थे वो यहाँ पर बताए जाते हैं। साथियों, महाकाव्य काल की अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर रामायण और महाभारत काल। तो अगर हम पहले रामायण काल की चर्चा कर लेते हैं तो रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक महाकांतार, जिसे बस्तर के रूप में, आधुनिक बस्तर के रूप में आप जानते हैं, और दंडकारण्य जो वो भी बस्तर के आसपास यानी छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ भगवान जब वनवास के लिए जा रहे थे तो कुछ समय दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने बिताया था, और ऐसा माना जाता है कि किंवदंतियों और जनश्रुतियों के अनुसार कि चित्रकूट से पंचवटी या पंचमढ़ी जाते समय भगवान श्री राम सागर और दमोह होते हुए गए, और यदुवंश राजा मधु जो थे वो इस समय इस क्षेत्र के शासक यानी कि राजा हुआ करते थे। किस क्षेत्र के? ये सागर और दमोह वाले क्षेत्र के। साथियों, दमोह जिले के अनेक स्थानों को अलग अलग रूप में बताया है, जैसे कई स्थानों को लंका के मार्ग के रूप में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रामायण काल में जो हमारा दमोह, आधुनिक दमोह जिला है मध्य प्रदेश का, ये लंका के मार्ग के रूप में बताया जाता है, यानी कि यह लंका के मार्ग में स्थित स्थल था। इसके अनुसार अगर हम और स्थलों की बात करें जो रामायण काल में प्रसिद्ध थे, जैसे रामाश्रम, जिसको आधुनिक हिंडोरिया में व्यक्त किया जाता है, मारीच यह नौहटा का क्षेत्र है, अगस्त के आश्रम को कुंडलपुर के रूप में बताया गया, पंपा के तालाब को जवेरा घाटी के रूप में बताया जाता है, और इसके अलावा ऋष्य मूल को सिंगौरगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इस पहाड़ी का क्षेत्र बताया जाता है कि ये ऋष्य मूल का क्षेत्र हुआ करता था। एक बात आपको पता है कि भगवान श्री राम के जो छोटे भाई शत्रुघ्न थे, इनके पुत्र शत्रुघाती या सबुघाती, एक और नाम अभी आगे सुबाहु आपको देखने को मिलेगा, इनके द्वारा विदिशा यानी दर्शान के क्षेत्र पर शासन किया गया, और ये विशेष तौर पर अपनी राजधानी कुशावती बनाते हैं। यानी दर्शान में जो शत्रुघाती, सबुघाती या सुबाहु ने शासन किया, इसकी राजधानी कुशावती को बनाया था। साथियों, कुछ कथाएं हैं, इनके अनुसार ऐसा कहा गया कि जो शत्रुघ्न है उन्होंने यादवों को हटाकर अपने पुत्र सुबाहु को विदिशा का शासक बनाया था। तो कई बार शत्रुघाती का नाम ना पूछकर सुबाहु का नाम पूछ ले तो भी आपको चिंता नहीं करनी, बात उन्हीं की जा रही है। साथियों, भगवान श्री राम ने एक जो किला था, भाई का किला, जो बांधवगढ़ आधुनिक उमरिया जिले में है, वर्तमान मध्य प्रदेश के, ये बांधवगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक भाई का किला बनाया था, और ये बताया गया कि लक्ष्मण को लंका पर नजर रखने के लिए ये भगवान श्री राम ने बनवाया था। साथियों, इसके बाद कुछ समय बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश जो हुए, दक्षिण कौशल के शासक हुए, वो दक्षिण कौशल के राजा हुए, और शत्रुघ्न के जो पुत्र शत्रुघाती या सुबाहु थे, इन्होंने दर्शान यानी विदिशा का आधुनिक क्षेत्र है वहां पर शासन किया था। राजधानी कुशावती थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आए, अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल के समय यहाँ जो युद्ध हुआ
तो मध्य प्रदेश के कुछ राजा जो थे वो कौरवों की ओर से थे और कुछ पांडव की ओर से थे। जैसे जो कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे उनमें महिष्मति का नील और अवंती के विंध्य और अनुविंद, भोज, अंधक, वैष्णियों के कृतवर्मा और विदर्भ तथा निषद के जो राजा हुआ करते थे ये कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। किंतु कुछ राजा जैसे वत्स, काशी, चेदी और दर्शान और मत्स्य वाला जो क्षेत्र है अर्थात तो बुंदेलखंड बघेलखंड की सीमा वाला जो क्षेत्र है ये लोग पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे। महाभारत के युद्ध में चेदी जनपद के जो शासक थे शिशुपाल, इनके पुत्र तथा इनके उत्तराधिकारी भी धृष्टकेतु और उसके भाई शरभ ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए शिशुपाल के संदर्भ में, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। महाभारत के युद्ध में सहदेव अपने दिग्विजय के समय महाराजा नील द्वारा शासित जो क्षेत्र था महिष्मति, इसको जीतने के उद्देश्य से आगे बढ़े, किंतु वो सफल नहीं हुए और इसके बारे में और आगे जानकारी कुछ ज्यादा मिलती नहीं है। किंतु जो महिष्मति जो क्षेत्र है, जो खरगोन वाला जो क्षेत्र है, वो विशेष तौर पर महाभारत में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, महिष्मति का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी मिला है। महाभारत काल में ही अगर हम आगे आए तो आपका जो महाकौशल वाला या जबलपुर का जो क्षेत्र है इसको तेवर कहा, तेवर जो क्षेत्र है इसको त्रिपुरी का नाम आपने कई बार सुना होगा। ये जो महाभारत में त्रिपुरी के नाम से उल्लेखित मिलता है। तेवर गांव जो जबलपुर के पास है इसे महाभारत में त्रिपुरी कहा गया था और यह बताया गया कि यह प्राचीन 3 पुरों पर बसा था, यानी 3 पुरों से मिलकर बना था, इसीलिए इसको त्रिपुरी कहा गया और यह लगभग असुरों के आधिपत्य में हुआ करता था। साथियों, कुंतलपुर जो अभी वर्तमान कौड़िया, महिष्मति जो कि महेश्वर, उज्जैनी और इस शिवपुरी जिसे सुहागपुर के नाम से भी बताया गया महाभारत काल में, ये प्रमुख नगर के रूप में जाने जाते थे महाभारत कालीन। अभी अगर हम वर्तमान दतिया जिले की बात करें तो इसका नाम महाभारत में एक दंतवक्र नाम का एक कुख्यात दैत्य था, उसके नाम से जोड़कर देखा जाता है। यानी दतिया जिले का जो नाम है वो महाभारत में दंतवक्र नाम से मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दंतवक्र के बारे में एक और जनश्रुति है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये पराजित हुआ था और इसके बाद इस क्षेत्र का नाम गोपाल कक्ष रखा। गोपाल कक्ष नाम होने के कारण ही आप आधुनिक ग्वालियर की जो बात कर रहे हैं वहां पर गोपालगिरी एक पहाड़ी है या गोपगिरी एक पहाड़ी है, उसका नाम यहीं से निकल कर आता है। इसका मतलब है महाभारत में गोपाल कक्ष का वर्णन है और गोपालगिरी की पहाड़ियों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। उज्जैनी में हम संदीपनी आश्रम की अगर बात करें, ऋषि संदीपनी आश्रम की अगर हम बात करें तो कृष्ण, सुदामा, बलराम ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये जगह भी कई बार पीएससी ने भी पूछी हुई है, उज्जैन का संदर्भ कई बार पूछा गया है और विशेष तौर पर संदीपनी आश्रम के संदर्भ में याद रखें कृष्ण, सुदामा और बलराम ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। कुंती जनपद एक यहाँ पर प्रसिद्ध रहा है, ये ध्यान रखने योग्य बात होगी कि ये जो कुंती जनपद था ये विशेष तौर पर आधुनिक ग्वालियर और दतिया जिले के क्षेत्र को सम्मिलित करके कुंती के नाम से जाना जाता था। इसी कुंती जगह का जो संबंध बताया गया वो सौराष्ट्र जनपद से काफी अच्छे संबंध थे। आने वाले समय में हम जो ये कुंती है इसके बारे में और आगे अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं। जो दतिया की कुंवारी नदी है इसका संबंध पांडवों की माता कुंती से जोड़कर बताया गया है। तो दतिया की कुंवारी नदी का संबंध किससे होगा? पांडवों से होगा या पांडवों की माता से होगा, ये ध्यान रखिएगा। कुंती ने कर्ण को नदी की धारा में छोड़ दिया था और संभवतः उस युग में इस स्थान को कोकोतवार का नाम दिया गया था, यानी कोकोतवार कहा जाता था। इस प्रकार हम यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले आर्यों का उपनिवेश जो था वो रामायण काल से शुरू होता है और महाभारत के समय इस प्रदेश में आर्यों की आबादी विकसित हो चुकी थी, पर्याप्त रूप से बढ़ चुकी थी और शक्तिशाली जनपद के रूप में ये स्थापित हो चुके थे। साथियों, यहाँ पर एक बात और आपको जानना जरूरी है कि महाजनपद काल जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में और इम्पोर्टेंट हो जाता है महाभारत और रामायण काल से ज्यादा। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर 2 हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन इन 2 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो किस जगह से मिलती है, किस रूप में मिलती है, ये भी आपको जानना होगा।
तो चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। साथियों, सबसे पहले महाभारत के बाद अगर हम महाजनपद की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद हमें मिलते हैं। चेदी और अवंती के रूप में इनको हम जानते हैं। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और वत्स जो था वो अवंती के अधिकार क्षेत्र में आता था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कई बातें ऐसी है जो आपको पीपीटी में नहीं मिलेंगी। लेक्चर आप अगर पूरा देख रहे हैं तो आप जो मेन पॉइंट जो आपको पीपीटी में नहीं मिल रहा है उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। साथियों, 2 महाजनपद थे मुख्यतः, जिसमें चेदी को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। चेदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, या विशेष तौर पर बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां इसका क्षेत्र माना जाता है। कुछ जातक ग्रंथों और महाभारत में यहाँ चेदी नरेशों का उल्लेख मिलता है और इसकी राजधानी जो बताई जाती है वो सोत्थिवती, और महाभारत के अनुसार जो इसकी जानकारी जो राजधानी बताई जाती है वो शुक्तिमती बताई जाती है। तो जो सोत्थिवती है वो लगभग हम ये मानते हैं कि रामायण में उल्लेखित है, कुछ जातक कथाओं में उल्लेखित है, और महाभारत के अनुसार शुक्तिमती इसकी जो राजधानी हुआ करती थी ये बताई जाती है। सर्वप्रथम अगर आप अवंती की बात करें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है, उसकी बात आगे करेंगे। शिशुपाल ये जो चेदी महाजनपद से संबंधित थे, ये कुछ समय तक चेदी में शासन करते और एक शाखा कलिंग में स्थापित करते हैं और शिशुपाल यहीं के शासक बन जाते हैं। लगभग ये समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय का है, जब एक बड़ा जनपद के रूप में इसको जाना जाता था। बाद में यह कमजोर हो गया और मगध साम्राज्य के जो नीति थी उसके अधीन यह उस साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे चंद्र प्रद्योत की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चंद्र प्रद्योत है, ना कि चंड प्रद्योत है। ठीक है, महाचंड महासेन जिसको आप कहते हैं वो नहीं है, ये चंद्र प्रद्योत है। पुराणों के अनुसार चंद्र प्रद्योत ने चेदी पर कुछ समय लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन शिशुनाग वंश ने, यानी शिशुनाग ने इस वंश के अंतिम शासक को पराजित कर और इसको मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। चेदी जो क्षेत्र था साथियों, यह मध्य प्रदेश की सोन और नर्मदा घाटियों के बीच स्थित था और कुछ समय बाद चेदी राज्य में कलचरी वंश का शासन भी देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख हमें अन्य साहित्यों में या अन्य इतिहास में देखने को, यानी अन्य रचनाओं में देखने को मिलता है। हालांकि बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो चंद्र प्रद्योत है इसने चेदी पर शासन किया था और इसके अंतिम शासक को शिशुनाग ने पराजित कर इसका जो साम्राज्य था वो मगध में शामिल कर लिया था। साथियों, अवंती महाजनपद की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है ऋग्वेद में, और यह राज्य के रूप में, ध्यान रखिएगा, ये अगर नाम के रूप में कहेंगे तो अवंती नाम ऋग्वेद में उल्लिखित है, किंतु किसी स्थान या जगह या राज्य या क्षेत्र के रूप में अगर आप बात करें तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिलता है। ये भी एक बात स्पष्ट होती है कि जो है वंशी राजा हुआ करते थे कार्तवीर सहस्त्रार्जुन, इनके पुत्र के नाम पर अवंती का नाम रखा गया था। ये 2 पार्ट में था, 2 भाग में विभाजित था। विशेष तौर पर उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के रूप में हम जानते थे। जो हमारा उत्तरी अवंती था इसमें उज्जैनी यानी उज्जैन इसकी राजधानी हुआ करती थी, और दक्षिणी जो अवंती था इसकी महेश्वर यानी महेश्वती राजधानी हुआ करती थी। वेतवा यानी वेत्रवती एक नदी जो आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वेत्रवती नदी का प्रवाह मिलता है इनके बीच में। और महाभारत और मेघदूत में विदिशा का जो नाम है वो दर्शान प्रदेश के रूप में मिलता है और इसकी राजधानी विदिशा बताई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, महाभारत एवं मेघदूत में दर्शान प्रदेश का जो नाम मिला है वो उसकी राजधानी का विदिशा के रूप में नाम उल्लिखित मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अवंती में प्रसिद्ध नगर जो हुआ करते थे वो एरंड थे, कुरघर, सुदर्शनपुर, और विशेष तौर पर अवंती जो था वो बौद्ध धर्म के लिए विशेष तौर पर एक केंद्र के रूप में जाना जाता था, और इसका जो वैद्यकालीन नाम बताया जाता है वो अच्युत गामिनी नाम बताया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जीवक के लेखों में विदिशा, गोननद यानी आधुनिक दुराहा वाला क्षेत्र, उज्जैन और महिष्मती का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अवंती का जो समावेश है या अवंती का जो स्वरूप है
भारत सिंह उपाध्याय जी के द्वारा एक पाली साहित्य में एक वर्णन किया गया है जिसे अवंती को मझिम देश कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत सिंह उपाध्याय ने अवंती का समावेश मझिम देश के रूप में किया है, जो कि पाली साहित्य में वर्णन इसका देखने को मिलता है। महाभारत और मेघदूत में दर्शान जिसकी राजधानी विदिशा थी, ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रश्न जो परीक्षा में वो सामने आ सकते हैं। याद एक और बात रखनी होगी अवंती के संदर्भ में, जो गौतम बुद्ध से संबंधित है, कि भगवान बुद्ध के आसन पर यानी उनके बैठकी पर स्तूप की जो रचना है वो सबसे पहले अवंती में ही की गई थी। और इसके अलावा एक और बात स्पष्ट करिएगा, बुद्ध घोष के द्वारा एक महावंश दीपवंश की रचना आपने पढ़ी होगी, कई बार पूछा गया है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो राजा अच्युतगामी ने उज्जैनी नगर की स्थापना की थी। तो ये देखिएगा बौद्धकालीन नाम अच्युतगामिनी मिलता है, और एक ये भी उल्लेख मिलता है महावंश दीपवंश में कि राजा अच्युतगामी ने उज्जैनी नगर की स्थापना ही की थी। ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इसके बाद जब हम 6वीं शताब्दी के बाद आगे आते हैं, 7वीं शताब्दी के समथिंग में आते हैं, तो ह्वेनसांग जो ऊ शे एन के नाम से उज्जैन को उल्लेखित करता है, जो कि अवंती के संदर्भ में था। अब हम लोग मुख्यतः आते हैं चंड प्रद्योत पर, जिसकी चर्चा हम काफी समय से कर रहे थे, काफी इंतजार कर रहे थे इनके बारे में चर्चा करने के लिए। अब हम बात करेंगे जो सहस्त्रार्जुन थे, इनके यदुवंशी राजा वीतिहोत्र का एक पुलिस नामक सेनापति होता है, इसने वध करके अपने पुत्र प्रद्योत यानी चंड प्रद्योत को अवंती के राज सिंहासन पर बैठाता है। अब बिंबिसार की भी चर्चा आप लोग करेंगे, फिर पांडुरोग की चर्चा करेंगे, फिर जीवक की बात करेंगे। वो सब बातें आपको पता है, इसलिए उसकी चर्चा हम यहाँ पर ज्यादा नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता है उतनी ही चर्चा हम आपके समक्ष कर रहे हैं। सहस्त्रार्जुन के यदुवंशी राजा वीतिहोत्र का जो पुलिस नामक सेनापति था, इसने वध करके अपने पुत्र प्रद्योत यानी चंड प्रद्योत को अवंती के राज सिंहासन पर बैठाया, और इसी को हम महासेन, चंड प्रद्योत ये सब नाम लेते हैं। गौतम बुद्ध के समय यह एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, और इसी के शासनकाल में अवंती का मगध, वत्स और कोसल से शक्ति संचयन के लिए एक संघर्ष हुआ था, एक युद्ध हुआ था। किसके समय? चंड प्रद्योत के समय। किसके बीच युद्ध हुआ था? वत्स, मगध और कौशल के बीच युद्ध हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथों से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि मगध शासक अजातशत्रु ने प्रद्योत के अभियानों से बचने के लिए राजगृह का एक दुर्ग बनवाया था। यह बात ध्यान रखिएगा, किससे बचने के लिए? तो चंड प्रद्योत के अभियान से बचने के लिए किसने? अजातशत्रु ने बनवाया। चंड प्रद्योत के बाद पालक, विशाखयु, अजक, नंदीवर्धन ये शासक हुए, और अंत में नंदीवर्धन को शिशुनाग ने पराजित किया और अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया, यानी यह मगध साम्राज्य में चला गया। अभी हम लोग इसके बाद मगध उत्कर्ष को ही पढ़ने वाले हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम करेंगे कल के सेशन में। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ बातें जो हम आपको लिखवाने वाले थे, जो आपको हम नोट डाउन कराने वाले थे, वो बातें अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। दर्शान जो विदिशा है वो बाबरी ब्राह्मण के 16 शिष्यों के ठहरने के स्थान के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर जो चेदी के अन्य नाम हमें मिलते हैं वो डाहल और डभाला नाम चेदी के अन्य नाम के रूप में हमें मिलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो चंड प्रद्योत था जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो जो चंड प्रद्योत था इसका एक हाथी था, बहुत प्रसिद्ध हाथी था, जिससे फीमेल हाथिनी कह सकते हैं, भट्टवाटिका इसका नाम हुआ करता था। और इसका जो एक और उल्लेख मिलता है वो ये कि उदयन को पकड़ने के लिए चंड प्रद्योत ने काष्ठ का हाथी बनवाया, यानी कि लकड़ी का हाथी बनवाया था। अन्य ग्रंथों में भद्रवती और नीलगिरी हाथियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आगे अगर हम देखें, एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आचार्य थेर हुआ करते थे, जिन्हें महाकात्यायन के रूप में आप लोग जानते होंगे। इनके द्वारा ही प्रद्योत बौद्ध धर्म का उपासक बना था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो थेरवाद शाखा के संस्थापक माने जाते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ की एक प्रसिद्ध शाखा है थेरवाद, इसका संस्थापक भी आचार्य थेर को माना जाता है, जिन्हें महाकात्यायन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के प्रभाव से चंड प्रद्योत बौद्ध धर्म का उपासक बना था, ये ध्यान रखिएगा। और इससे एक और बात स्पष्ट रूप से निकल कर आती है, एक उज्जैन में ही कानीपुरा जगह है, जिसे आप विशेष तौर पर वैश्य टिकरी के रूप में जानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अवंती में जो बुद्ध के अवशेष थे, बिछौना, आसंदी जहां पर बैठा करते थे, यहाँ पर स्तूप का निर्माण हुआ,
और यह विशेष तौर पर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे मगध के उत्कर्ष पर बात करेंगे और आगे अब आने वाले सभी जो सेशन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में।